यह छवियों में नहीं है, न ही उन कहानियों में जो तुम्हें और मुझे सुनाई गई हैं। यह उस जीवन में है जिसे तुम और मैं जी रहे हैं। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता हूं, उन कहानियों द्वारा निर्मित अपेक्षाओं के साथ, और यात्रा के दौरान मैं देखता हूं मस्तिष्क इसे खुद को छोड़कर हर चीज में खोजने की कोशिश करता है। वह कहता है, सब कुछ छोड़ दो, यह सब सतही है। लेकिन यही तो सब कुछ है, उत्तर आता है। क्या तुम पक्के हो? हां, हमने पूरे मन को देखा है, और इसके अलावा तुम्हें केवल कहानियां ही मिल सकती हैं। क्या कहानियों से परे कुछ है? लोगों ने कहा है कि है। बुद्ध को यह मिला था। क्या वह भी एक कहानी नहीं है? है। तो क्या कोई तरीका है यह जानने का कि यह वास्तव में संभव है, कि यह कहानी सच है? नहीं हो सकता, सही? पहला, हमें नहीं पता कि जो कहानी हमें बताई गई है वह सच है या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ भी था। दूसरा, यदि मान भी लें कि वह एक सच्ची कहानी थी, तो समय के साथ कितना हिस्सा खो गया होगा। तीसरा, यह मान भी लें कि सब कुछ सही से संचारित हुआ, तो शब्दों के अर्थ भी तो स्थिर नहीं होते। एक शब्द का अर्थ उपयोग करने वाले के अनुसार बदलता रहता है। किसी भी दृष्टि से देखो, सिद्धार्थ, मसीह, शिव या किसी भी अन्य पात्र की कहानी ज़ॉम्बीज या हैरी पॉटर की कहानी से अलग नहीं है। यह भी तो एक कहानी ही है ना? हां, यह भी। तो फिर इस सब का उद्देश्य क्या है? हम क्यों लिख रहे हैं? हम क्यों सोच रहे हैं? यही तो मुख्य प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह सब मनोरंजन है। मनोरंजन का कोई अर्थ नहीं होता है क्या? तो फिर कोई कैसे कार्य करेगा? हमारे कार्य तो अर्थ पर आधारित होते हैं। उसी तरह जैसे कोई बच्चा एक अर्थहीन खेल खेलते हुए कार्य करता है, लेकिन बच्चा ऐसा केवल इसलिए कर पाता है क्योंकि वह मानव प्रणाली द्वारा सुरक्षित होता है। बच्चा वास्तव में एक संकेत है, मान्यताओं का एक संकेत। बच्चा एक खाली पात्र होता है जो समय के साथ जिस वातावरण में रहता है उसके अनुसार कई चीजें इकट्ठा करता है। यह एक पहाड़ की कठोर चट्टानों पर बिखरी ढीली रेत की तरह है। वह रेत जो हिल सकती है, जिसमें संभावनाएं हैं। उस पात्र के भरने और उस ढीली रेत के कठोर चट्टान में बदलने की कहानी ही एक इंसान की कहानी है। बच्चा यानी वह रेत परिवर्तन, मान्यताओं, अस्थिरता और क्षण भंगुरता का संकेत है। जो कहानी तुम बता रहे हो, ये मान्यताएं, यह अस्थिरता, इन सब का प्रमाण क्या है? तुम्हें किस तरह का प्रमाण चाहिए? मुझे नहीं पता। कोई इसे कैसे सत्यापित कर सकता है? तुम जो कह रहे हो वह बहुत अमूर्त है। यह दर्शन की तरह लगता है। क्या इसे किसी और दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? क्या इसे ऐसे शब्दों में कहा जा सकता है जो सरल और समझने में आसान हो? कुछ ऐसा जो केवल दार्शनिक न होकर वास्तविक और भौतिक अवलोकन के माध्यम से सिद्ध किया जा सके। अमूर्त विचार जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम पूछ रहे हो कि क्या यह कहानी भोजन, पानी, हवा प्रदान कर सकती है या किसी बीमारी का इलाज कर सकती है, तो इसका उत्तर नहीं है। लेकिन क्या बस इतना ही है? जिनके पास ये सब कुछ है, क्या वे शांति में हैं? हमारे समय के प्रसिद्ध लोगों को देखो, जिन्हें आदर्श माना जाता है और जिनकी तरह हर कोई बनना चाहता है। कोई जो तेज दौड़ सकता है, कोई जो दिखने में अच्छा लगता है, कोई जो प्रभावी ढंग से बोल सकता है। उन कहानियों का तुम्हारे लिए क्या मूल्य है? क्या सवाल सिर्फ अस्तित्व तक सीमित है? क्या वे कहानियां भी दार्शनिक या अमूर्त नहीं हैं? जब किसी को केवल उसके रूप रंग के आधार पर दूसरों से अधिक माना जाता है, तो सौंदर्य की यह अवधारणा और इसी तरह की अन्य अवधारणाएं भी तो अमूर्त हैं और अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। यह सब क्यों है?
और यह सब क्या है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान को टुकड़ों में जरूरतों और इच्छाओं के आधार पर नहीं, बल्कि इस पूरी संरचना के मूल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई मूल है तो मुझे लगता है कि अब हम स्पष्ट रूप से प्रश्न को स्थापित कर सकते हैं। कम से कम अब तक के शब्दों के आधार पर हम एक दिशा को स्पष्ट कर सकते हैं। शायद अब ये शब्द यहां वहां भटकने के बजाय अधिक उपयोगी होंगे। उत्तर शब्दों में नहीं हो सकता। हम सोच के माध्यम से वहां पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं और शायद यह कुछ दिशा स्पष्ट करने या किसी अवरोध को हटाने में मदद करे, लेकिन रास्ता व्यक्ति को स्वयं तय करना होगा। हम ये शब्द एक साथ लिख रहे हैं। हमें नहीं पता कि यह वास्तव में किसी के लिए मददगार होगा या नहीं। कौन इससे क्या अर्थ निकालेगा? यह शब्दों के माध्यम से एक खोज है, बिना किसी निश्चित दिशा के। हाँ, खुली बातचीत करना अच्छा लगता है। यह ऐसा है जैसे तुम अचानक किसी जंगल में पहुंच गए हो और अब तुम्हें अपने आसपास की हर चीज का अर्थ समझना है। कोई ठोस लक्ष्य नहीं है, बस एक बुद्धिमत्ता है जो अपने तरीके से चीजों का अर्थ निकालने की कोशिश कर रही है। क्या हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जहां हम प्रश्न को यथासंभव स्पष्ट रूप में रख सकें? कौन सा प्रश्न? हाँ, कहां से शुरू करें? क्या जीवन क्या है से शुरुआत करें? वास्तव में सभी प्रश्न एक ही प्रश्न हैं, बस अलग अलग रूपों में। सभी बाहरी दिशा के प्रश्न उस आंतरिक मैं की धारणा पर आधारित होते हैं। इस दृष्टि से सबसे मौलिक प्रश्न और धारणा यही है, प्रश्न पूछने वाला कौन है और वह प्रश्न क्यों पूछ रहा है। यह तो बहुत जल्दी व्यक्तिगत हो गया। अभी तक मैं एक आरामदायक धारणा में बैठा था कि मैं कौन हूं और सब कुछ बाएं दाएं वर्गीकृत कर रहा था। बाहरी चीजों पर प्रश्न उठाना कितना आसान है, लेकिन यह सही भी लगता है कि प्रश्न पूछने की शुरुआत प्रश्नकर्ता से ही की जाए। समस्या यह है कि आगे कैसे बढ़ें। यहां से जो कुछ भी कहूंगा वह सब मैं की धारणा पर ही आधारित होगा। अगर जंगल की उपमा लें तो अब तक सवाल यह था कि यह कौन सा पेड़ है, यह जानवर खतरनाक है या नहीं, क्या खाने योग्य है, और अचानक तुमने प्रश्नों का ढांचा ही उलट दिया और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह बड़ा अजीब है कि प्रश्नकर्ता खुद से ही प्रश्न पूछने लगे। दिलचस्प है ना? अगर कोई ईमानदार हो तो इस स्तर तक पहुंचना आसान है और हम यहां पहले भी कई बार आ चुके हैं। समस्या अगला कदम है। अब तक हमारी एकमात्र मार्गदर्शक शक्ति यानी सोच और बुद्धिमत्ता या तो खत्म हो चुकी है या कम से कम उसकी कल्पना और अवधारणा समाप्त हो चुकी है। अगर यह वास्तव में अनुभव में समाप्त हो जाती तो शायद वही उत्तर होता या कम से कम एक कदम आगे बढ़ने जैसा होता। लेकिन यहीं पर तर्क द्वारा बनाया गया रास्ता समाप्त हो जाता है। न सोचने का विचार भी सोचने का ही एक रूप है। विचारों की यह ट्रेन यहीं रुक जाती है। यह आखिरी स्टेशन है और अब हमें ट्रेन से उतरकर पैदल जाना होगा, लेकिन किसी तरह हम इस ट्रेन से उतर ही नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि शब्द अब आगे नहीं जा सकते, तो चलो इसी ट्रेन में बैठे रहते हैं और देखते हैं कि उतरना इतना कठिन क्यों है। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण डर है। तुम कह रहे हो कि यह एक स्टेशन है, लेकिन मुझे वहां नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और शुरुआत से ही हमने यह मान लिया था कि यह सब एक कहानी ही है। मुझे लगता है कि जिज्ञासा की खोजने की शक्ति तब बेकार हो जाती है जब यह सचमुच मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। कोई भी जानबूझकर 100% मृत्यु की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा। तुम सही कह रहे हो, यह जानबूझकर नहीं हो सकता। यह केवल तभी हो सकता है जब कोई विकल्प न हो। जिस तरह नदी का स्वाभाविक रूप से बहना तय है, वह झरने के किनारे आकर रुकने वाली नहीं है। एक पेड़ सिर्फ एक ही दिशा जानता है और वह है बढ़ना।
अब क्या पेड़ इसलिए बढ़ना बंद कर देगा क्योंकि उसे पता है कि जब वह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो इंसान उसे अपने उपयोग के लिए काट देगा? क्या उसके पास कोई विकल्प है? जब बस खुद को होने देना ही एकमात्र रास्ता है तो वहां डर की कोई जगह नहीं होती। हाँ, यह काफी काव्यात्मक है। सच कहूं तो यह कोई दोहराने योग्य मॉडल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं भी तुम ही हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, और यह भी समझता हूं कि शब्द इसे व्यक्त करने में कितने असमर्थ हैं। खैर, जंगल में देर हो चुकी है, चलो अब आराम करें। हाँ, तुमने इस भूमिका को बहुत गंभीरता से ले लिया है। यह थकाने वाला है, लेकिन फिर जीवन भी तो एक प्रयास ही है। क्या तुम सुनोगे अगर मैं कुछ कहूं? हो सकता है कि इसका कोई अर्थ ना हो, बस इसे वैसे ही सुनो जैसे तुम किसी पक्षी की आवाज सुनते हो, बिना यह सोचे कि इसका कोई विशेष अर्थ होना चाहिए। कहो, तुम ही यह दुनिया हो, यह सत्य है। जो कुछ भी तुम बाहर देखते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, पक्षी, ये सब तुम में ही हैं। ये तुम्हारे ही हिस्से हैं। उसी तरह समुद्र, नई बादल, आग, सूरज, ये सब भी तुम्हारे ही भाग हैं। जिस चीज के प्रति चेतना सचेत होती है वह चेतना स्वयं होती है। पीड़ा तब होती है जब ये हिस्से संतुलन में नहीं होते, जब वे सामंजस्य में नहीं होते। किसी गाय में जो भय महसूस होता है वह तुम्हारा ही भय है। किसी कुत्ते को जो प्रेम दिया जाता है वह स्वयं को दिया गया प्रेम है। किसी बिल्ली की सतर्कता तुम्हारी ही सतर्कता है। नदी की जो धारा तुम्हें दिखती है वह तुम्हारे भीतर की गति है। सब कुछ तुम ही हो। और इंसान, तुमने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? इंसानों के बिना इसे समझना आसान है। जाहिर है, हर इंसान जिसे तुम देखते हो वह भी तुम्हारा ही हिस्सा है, लेकिन यहां हमें और गहराई में जाकर यह समझना होगा कि यहां जिस तुम की बात हो रही है वह आम परिभाषा वाला तुम नहीं है। मेरा मतलब, यह तुम ही हो, बस बिना किसी सीमाओं के। यही कारण है कि मैंने अनजाने में इंसानों को शामिल नहीं किया। लेकिन अब अगर हम इस पर विचार करेंगे तो यह फिर से एक विचार यात्रा बन जाएगी और पहले की तरह एक ही लूप में जाकर खत्म होगी। कोई बात नहीं, रहने दो। मैंने बस सुनने का वादा किया था, तो तुम अपनी पक्षी गान जारी रख सकते हो। प्रेम कुछ ऐसा है जो सभी तर्कसंगत सीमाओं से परे है। मेरे भीतर एक घड़ा भरता है और फिर वह छलकने लगता है। उसे किसी तरह रोका नहीं जा सकता, और यही प्रेम है। एक छोटा याक बच्चा मेरे पास आता है, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा जिज्ञासु। मैं बस स्थिर खड़ा रहता हूं, देखता हूं, अवलोकन करता हूं। वह धीरे धीरे पास आता है, सूंघता है, चाटता है, और फिर जैसे कोई फूल खिलता है वैसे ही खुशी से उछलता हुआ भाग जाता है। जीवन से भरपूर एक घड़ा जो छलक गया। वह याक वास्तव में मेरा ही एक हिस्सा था जो खिल उठा। दुखद है कि वही जीवन जो गंदे पानी में भी कमल की तरह खिलने की क्षमता रखता है, डर के कारण पूरी तरह से बंद हो चुका है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो देखने से इनकार कर देता है, केवल इसलिए कि उसे डर है कि कहीं कुछ भयानक न दिख जाए। हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां भय ने हमें जकड़ लिया है और प्रेम की ओर जाने के बजाय हम उससे दूर भाग रहे हैं। कुछ अब भी अधूरा सा महसूस होता है, एक खुजली, एक अंतर्ज्ञान की भावना। कोई ना कोई रुकावट अब भी बनी हुई है। शायद हां, शायद नहीं। विचार अभी भी इसे सीमित कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है और कुछ किया भी नहीं जा सकता। बस अवलोकन करो। यहां जो कुछ भी लिखा गया है वह सिर्फ एक दृष्टिकोण से अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। यह कोई पूर्ण सत्य नहीं है। अगर हम इसे समझ भी लें
तो यह बस उस समय के लिए सबसे बेहतर संभव व्याख्या हो सकती है। अगर यह सब तुम्हारे भीतर पहले से हो रहा है तो तुम पहले ही इसे पा चुके हो, बस शब्द खोजने बाकी हैं। जब हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तब हम इसे खो देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सेक्स क्या है या नींद क्या है? इन दोनों प्रश्नों में कई परिकल्पनाएं छिपी हैं। सेक्स और नींद जैसे शब्द यादों और धारणाओं का भार लिए हुए हैं। और फिर क्या शब्द है जो पहले से ही यह निर्धारित कर रहा है कि किसे उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाएगा? केवल एक ही प्रश्न है जो शब्दों में काम कर सकता है, मैं कौन हूं? लेकिन तब हम फिर उसी जगह अटक जाते हैं जहां प्रश्न स्वयं को ही प्रश्न करने लगता है। तो जब तक हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं पाते, तब तक किसी भी अन्य प्रश्न को पूछने का कोई अर्थ नहीं है। तुम सवाल पूछ सकते हो, लेकिन इस समझ के साथ कि सब कुछ किसी न किसी परिकल्पना पर आधारित है। यह ऐसा है जैसे हर किताब जो मूलभूत प्रश्न का उत्तर नहीं देती, उसे एक अस्वीकरण, डिस्क्लेमर के साथ शुरू होना चाहिए कि इसमें लिखा हर शब्द परिकल्पनाओं पर आधारित है और उन परिकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। हर संविधान, हर धार्मिक ग्रंथ, हर पौराणिक कथा, हर विज्ञान की किताब, हर डॉक्यूमेंट्री, हर समाचार, हर चर्चा को इसी से शुरू होना चाहिए। यह तो शाब्दिक रूप से सही है, लेकिन क्या व्यावहारिक रूप से यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा कि पहले लिंग असमानता, गरीबों का शोषण, जलवायु परिवर्तन जैसी तत्काल समस्याओं को हल किया जाए? क्या दर्शन केवल एक विशेषाधिकार नहीं है? यदि दर्शन केवल बहस करने और अहंकार की मानसिक संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो हां, यह विशेषाधिकार है। लेकिन अगर हम सच में गहराई में जाकर इन समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं, सिर्फ उनके रूप बदलने के बजाय वास्तव में उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो मनुष्य को सबसे पहले मूलभूत प्रश्न का सामना करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि जब तक पूर्ण स्पष्टता न हो तब तक कुछ मत करो, बल्कि यह कि हमारे कार्यों के साथ साथ हमें यह विनम्रता भी रखनी होगी कि हम गलत हो सकते हैं। यही विनम्रता प्रेम और करुणा का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे सही और गलत का बोझ हल्का होगा और दुनिया अधिक सहिष्णु और खुली बन सकेगी। यही तो हम एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया कहते हैं। मुझे लगता है कि हम उस रास्ते से बहुत दूर भटक चुके हैं और ऐसी किसी चीज के बारे में बात करना जिसका व्यावहारिक रूप से कोई अस्तित्व ही नहीं, व्यर्थ है। यह बस वही समझ है जो मैंने बनाई है, और मेरे अनुसार शांति का यही एकमात्र रास्ता है। प्रेम और खुलापन ही वे मुख्य तत्व हैं जिनसे कुछ सच में बदला जा सकता है। अगर सभी सहमत हों तो यह संभव है, लेकिन यह बदलाव भीतर से आना चाहिए। बाहर से थोपी गई कोई भी चीज केवल और अधिक नुकसान करेगी। जीवन से स्थायी रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर कहानी को त्याग दो, इस कहानी को भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना प्रयास करते हो, किसी और की दुनिया कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। दूसरों की देखी सुनी कहानियों को अपनाना छोड़ो और अपनी कहानी खुद जीना शुरू करो। हर झूठ जिसे तुम जियोगे वह तुम्हारे अंदर एक गांठ बांध देगा, एक उलझी हुई, खुद में फंसी हुई गांठ। क्या यही जीवन है जिसे तुम जीना चाहते हो? तुम बनाम मैं, इसका कोई अंत नहीं है। नफरत कभी खत्म नहीं होगी। यह जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी उतना ही दूसरे को भी। शब्द अब भीतर तक नहीं पहुंचते, वे खोखले और सतही हो गए हैं। लेकिन अगर किसी तरह ये शब्द तुम्हारे अंदर तक पहुंच जाएं, केवल सोचने वाले दिमाग तक नहीं बल्कि दिल तक, तो कोशिश करना कि तुम अपने जीवन को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से भरो।
डर प्रेम के प्रवाह को रोक देता है। उपलब्धियां और स्वामित्व प्रेम को सीमित कर देते हैं। तुम सोचते हो कि विनाश, मृत्यु और पीड़ा केवल किसी नफरत करने वाले व्यक्ति के कारण होती है, लेकिन उतना ही बड़ा कारण वे लोग भी होते हैं जो अपने अच्छे होने को लेकर अत्यधिक आश्वस्त होते हैं। खलनायक केवल बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर भी हैं। अज्ञानता ने हमें अंधा बना दिया है। तुम्हारे अनुसार क्या होगा अगर हम यूं ही परिकल्पनाओं में जीते रहे, बिना इस स्पष्टता के कि यह सब क्या है? जीवन, मनुष्य, मृत्यु, समय और प्रश्न। जीवन और मृत्यु का प्रश्न, जो भी इसका बोध करता है वह स्वयं ही है। जो यह जान सकता है वह भी स्वयं ही है। यदि इसे जीवन कहते हो तो केवल जीवन ही है, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। मूल रूप से जो है, उसके ऊपर जो भी है, वह केवल उसके अस्तित्व का एक तरीका है। तरीका, अर्थ, सब कल्पना मात्र है। जन्म और मृत्यु को एक ऐसे संसार के सापेक्ष परिभाषित किया गया है जिसे हमेशा वहां रहने वाला माना जाता है। लेकिन जो संसार वास्तव में है, तुम प्लस बाकी सब का कुल योग, वह भी अस्तित्व का ही एक तरीका है। वह संसार तुम्हारे पहले भी था और तुम्हारे बाद भी रहेगा। यह समय का बोध भी केवल अस्तित्व के ही हिस्से के रूप में है। मुझे विचारों पर बहुत सारी बातें समझ आ रही हैं। वास्तव में हमें इस क्षेत्र में कई शब्द मिल रहे हैं जो विचारों को व्यवस्थित करने, विचारों के नियंत्रण, विधियों और तरकीबों से संबंधित चीजों में एक क्रम बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तक जो समझ आया है वह यह है कि एक अमूर्त सत्ता जिसे मन कहते हैं, उससे एक और अमूर्त सत्ता जिसे विचार कहते हैं उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि सभी क्रियाओं का आधार यही विचार है। यह मन और विचार के खेल की अस्पष्ट रूपरेखा है। आगे बढ़ते हैं। विचार की गति या उसका कार्य करना शर्तों पर निर्भर करता है। पहली शर्त है तर्क या बुद्धि, जो कारण और प्रभाव का मूल सिद्धांत है। इसे द्वैत के रूप में भी देखा जा सकता है और यहीं से समय की अवधारणा आती है। जैसे भौतिक चीजें स्थान में चलती हैं, वैसे ही अमूर्त चीजें समय में चलती हैं। यह विचार का सबसे बुनियादी आंदोलन लगता है। समय ए से समय बी तक। इस पर और निर्माण किया जा सकता है, लेकिन पहेली को पूरा करने के लिए अभी भी कुछ अंतराल हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विचारों की समस्या विरोधाभास से उत्पन्न होती है जब विचार स्वयं का खंडन करता है। पहले मैं सोचता हूं कि नैतिकता होनी चाहिए, कि ईमानदारी का पालन किया जाना चाहिए, और फिर मैं उस पर अमल नहीं करता क्योंकि यह कठिन हो सकता है या मेरी इच्छाओं, आदतों या सामाजिक परिस्थितियों के कारण। यह विरोधाभास, केक को खाना और उसे बचाए रखना, एक ही समय में दो जगह होना, मन को एक आदत में प्रशिक्षित करना और फिर उस आदत को तोड़ने की कोशिश करना, यही विचार की सबसे बड़ी उलझन है। अगर किसी विचार को शक्ति, अधिकार या महत्व दे दिया जाए तो वह एक मशीन की तरह हो जाएगा, स्वतः ही उन स्वीकृत प्रारंभिक शर्तों के आधार पर कार्य करेगा। सत्य एक ही है। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा, कहा या सिखाया जाता है वह केवल मानव समझ में व्यवस्था लाने का प्रयास है। लेकिन वह व्यवस्था अस्थायी है जिसे बार बार दोबारा गढ़ना पड़ता है। क्या हम वास्तव में ईमानदार हैं? हम ये सब बातें कह रहे हैं मानो हमें सब कुछ पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह गलत दिशा में जाता हुआ महसूस होता है। तुम सही कह रहे हो, और मैं यह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। सच तो यह है कि यहां लिखी हर बात निरर्थक भी हो सकती है। यही कारण है कि तर्क के साथ संदेह भी हमें ईमानदार बनाए रख सकता है। अगर लिखे गए शब्द केवल लिखने वाले की पृष्ठभूमि की वजह से अर्थ रखते हैं, तो
तो इसका मतलब है कि वे वास्तव में समझे नहीं गए। तो शायद सभी उत्तर मनगढ़ंत हो सकते हैं, या फिर यह भी संभव है कि उत्तर पूरी तरह से व्यक्तिगत हों और केवल हमारे लिए ही काम करें। यह अत्यधिक संभव है कि उत्तर किसी बिंदु पर विफल हो जाएं। ये शब्द पाठक के साथ वार्तालाप हैं, वार्तालाप जो एक साथ खोजने के लिए हैं, न कि सत्य की एक तरफा घोषणा। और उत्तरों की व्यक्तिपरक प्रकृति के लिए मैं 100% सहमत हूं। सभी उत्तर हमारे अपने प्रश्नों से जुड़े होते हैं। आइए हम दोनों की ओर से संक्षेप में कहें। वर्तमान क्षण के लिए हमारे पास शांति है और कुछ उत्तर भी। हमें यकीन नहीं है कि उत्तर पूर्ण है। क्या यह स्थायी है और क्या यह वस्तुनिष्ठ है? यह वास्तव में एक ईमानदार चर्चा में संलग्न होने का प्रयास है। चर्चा करने के लिए कि चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। यह देखने के लिए कि क्या हम सभी के बीच कोई सामान्य आधार है। शब्द अर्थ के वस्त्र की तरह हैं। अर्थ जो शरीर है, सार है, और अर्थ अनुभव में निहित है। शब्दों को वस्त्र और अर्थ को शरीर के रूप में देखने की उपमा अच्छी है, या शायद नहीं, क्योंकि आदर्श रूप से अर्थ अमूर्त होना चाहिए। हम अनुकरण की दुनिया में रह रहे हैं। किसी ने समुद्र को देखा और उसे वर्णित करने के लिए शब्दों का उपयोग किया। वे शब्द समुद्र नहीं हैं। अब लोग शब्दों की नकल करने की कोशिश करते हैं, वस्त्रों की, बाहरी रूप की। वे वही नकल करते हैं जो दूसरों द्वारा देखा जा सकता है, जो साझा किया जा सकता है, जो स्वामित्व में लिया जा सकता है। शब्दों का स्वामित्व लिया जा सकता है, उन्हें कॉपीराइट किया जा सकता है, लेकिन जिन चीजों की ओर शब्द इशारा कर रहे हैं उनका स्वामित्व नहीं लिया जा सकता। हम शब्दों को याद कर लेते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी के कपड़ों की नकल करना। क्या हम केवल किसी के दिखने के तरीके की नकल करके उसके जैसे बन सकते हैं? यह कुछ और नहीं बल्कि किसी के वास्तविक जीवन के चरित्र की नकल करने, उसे अभिनय में ढालने और यह सोचने जैसा है कि नकल करके उसने वह सब जान लिया जो वास्तविक व्यक्ति जानता था। दुर्भाग्यवश हमारी पाखंडिता के कारण हम अभिनेता की अधिक सराहना करते हैं। हमें असली की परवाह नहीं होती। हमें बस कुछ शॉर्टकट चाहिए। जिसने वास्तव में समुद्र को देखा है वह शब्दों का गुलाम नहीं बनेगा, क्योंकि समुद्र अनंत है। उसे वर्णित करने के अनंत तरीके हैं। जिसने देखा है कि जीवन एक रंगमंच है, वह मुख्य अभिनेता बनने की कोशिश नहीं करेगा। वह जानता है कि वह केवल एक पात्र है। कोई कैसे जान सकता है कि यह नकल है? यह संभव नहीं है। सही कहाना, हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। तार्किक रूप से यह असंभव है, लेकिन अनुभव और तर्क इसे छान सकते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि यह असली पक्षी है या कंप्यूटर की आवाज? कोई कैसे जान सकता है कि यह सूरज है या ट्यूबलाइट की रोशनी? कोई कैसे जान सकता है कि यह फूल है या परफ्यूम की खुशबू? इसे इससे अधिक समझाना कठिन है, क्योंकि हम पहले ही तर्क से भटक चुके हैं। समस्या यह है कि हमने असली फूल नहीं देखा और उसे पूरी तरह अनुभव नहीं किया। क्या यह असंभव नहीं होगा कि जिसने असली पक्षी का अनुभव नहीं किया वह यह बता सके कि असली पक्षी की आवाज कौन सी है और कौन सी सिर्फ स्पीकर से आ रही है? अब हम असली समस्या पर पहुंच चुके हैं। भले ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि यह असंभव है, तो भी हम सब कुछ अलग रखकर उत्तर खोजने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम हम यह देखना शुरू कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। यह संभव नहीं है कि उत्तर को आध्यात्मिकता या किसी और नाम पर दुकानों में बेचा जाए, क्योंकि उत्तर कभी बाहर से नहीं आ सकता। मस्तिष्क के नियंत्रण वाक्यांश को गलत समझा जाता है। सबसे पहले यह मानता है कि कोई और चीज है जो मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। क्या यह स्वयं मस्तिष्क नहीं है जो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? मेरे अनुसार
मस्तिष्क का नियंत्रण वाक्यांश को मस्तिष्क की समझ से बदल देना चाहिए। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह कैसे चलता है, क्यों चलता है, क्यों कोई विशेष विचार इतना शक्तिशाली लगता है, कोई विशेष विचार कैसे उत्पन्न होता है और फिर चला जाता है, तो यह समझ आपको मस्तिष्क की पूरी तस्वीर देखने में मदद करेगी। एक बार जब मस्तिष्क स्वयं को समझ लेता है, जब इसकी संरचना और व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है, तब यह स्वतः ही सुलझ जाएगा और मस्तिष्क के नियंत्रण का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। क्या तुम्हें याद है जब हमने इस पर चर्चा की थी कि चेतना जिसे भी जानती है वह स्वयं चेतना ही होती है और जो कुछ भी वह जानती है वह उसका ही हिस्सा होता है। मुझे याक वाला उदाहरण याद है, वह बहुत काव्यात्मक था। हाँ, उसी आधार का उपयोग कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। चलो छोड़ो। हाँ, शब्द व्यर्थ हैं। अचानक क्या हुआ? फिर वही एहसास कि मुझे कुछ नहीं पता। हर शब्द और हर भावना व्यर्थ लगती है। कुछ तो है और हम उसे शब्दों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे समझने की पूरी कोशिश ही इतनी अस्थायी है। इतनी ऊर्जा किसी ऐसी चीज में लगाना जो मौलिक भी नहीं है और बस वर्तमान समय के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा समय जो पल भर में बदल सकता है। हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि भले ही हम मस्तिष्क, विचार, चेतना आदि पर चर्चा कर रहे हैं, यह सब केवल शब्द या अवधारणाएं हैं। ये उस वास्तविकता के उत्पाद हैं जो वास्तव में है, ऐसे उत्पाद जो सिर्फ मान्यताओं के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। हम इन पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सत्य को इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसके विपरीत इन सभी अवधारणाओं को छोड़ देना चाहिए और इसे समझकर जाने देना ही एकमात्र रास्ता है। मैं अपने सामने बहती हुई नदी को देखता हूं और कोई भी शब्द उसका सही अर्थ नहीं दे सकता। इसे किसी भी मानव निर्मित विचार से नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य दोहराव के पिंजरे में बंधा हुआ है। दिन और रात, फिर दिन, भूख और भोजन, फिर भूख, समस्या और समाधान, फिर समस्या, जीवन और मृत्यु, फिर जीवन। समय के साथ थक चुका है, नवीनता की तलाश में है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ नया मिलता है वह चला जाता है। चलते रहने का श्राप जो बार बार दोहराता है। केवल एक ही समस्या है। कोई धूम्रपान करता है, समस्या जाती है लेकिन वापस आ जाती है। कोई प्रमोशन पाता है, समस्या जाती है लेकिन वापस आ जाती है। ये सब अस्थायी समाधान हैं। क्या कोई स्वतंत्रता है? क्या कोई स्थायी समाधान है? क्या हम सच में यह सवाल पूछ रहे हैं? सच में? कोई रोशनी बंद नहीं करता तो फिर सितारे कैसे दिखेंगे? विरोधाभास यही है। कोई टॉर्च की रोशनी से प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है। कुछ सुनने के लिए किसी को बोलना बंद करना पड़ता है। क्या बोलते हुए सुना जा सकता है? देखने का तरीका ना देखना है। देखने का तरीका यह है कि आप एक छोटी पर खड़े होकर चारों ओर देखें। आपने चारों ओर देखा, लेकिन क्या आपने वह जगह देखी जहां आप खड़े थे? एक धारणा है, एक स्थान जो अंधकारमय है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या यह फिर से एक विरोधाभास नहीं है? यह समझ में आता है, लेकिन कोई इससे बाहर कैसे निकले? इसके दो मार्ग हो सकते हैं। आधार यह है कि क्या किसी के पास एक तस्वीर, एक छवि है कि वह क्या खोज रहा है, जैसे किसी कुत्ते को उसकी तस्वीर के आधार पर खोजना। दूसरी संभावना यह है कि कोई छवि न हो, यह कुछ नए की खोज हो बिना यह अपेक्षा किए कि क्या मिलेगा। पहले मामले में क्योंकि किसी के पास एक छवि है, उसे उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और देखने वाले को जाने देना चाहिए। यदि कोई बिना किसी छवि के खोज रहा है तो उसे उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह एक नई खोज होनी चाहिए और उसे जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और खोज करने वाले को जाने देना चाहिए।
दोनों ही स्थितियों में ऐसा लगता है कि धारणा को आधार मानकर उसे पूरा करना ही कार्य को पूरा करने का तरीका होगा। एक तरह से यह एक विश्वास करने वाले का खुद के प्रति सच्चा होना है और इसे पूर्ण रूप से बिना किसी संदेह के मानना है। इसे 100% इस तरह से मानना कि यहां तक कि जो मान रहा है वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। दूसरा है खोजी, जो केवल अनुभव पर विश्वास करता है, कोई मान्यता नहीं, जिसे पूर्ण रूप से एक खोजी बनना चाहिए और 100% अंधकार में कूदना चाहिए, सब कुछ जोखिम में डालकर खोजने वाले को जाने देना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह खुद के प्रति सच्चे होने की बात है। अपने प्रारंभिक बिंदु के प्रति सच्चे रहना और जो भी कीमत हो उसे पूरा करने से न डरना। यदि कार्य यह है कि जो देख रहा है उस मैं की जागरूकता को छोड़ देना, तो तार्किक रूप से यदि हम पूरे मैं के दायरे को एक अटल शर्त में समेट दें और फिर मैं को उसी शर्त के सामने लाएं जिस पर यह आधारित है, जिनका मैं तर्क और प्रश्नों पर आधारित है, उनके लिए प्रश्न पीछे लौटकर खुद प्रश्न करने वाले मैं पर ही सवाल उठाएगा। मैं इसे फिर से कहता हूं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। केवल एक ही सत्य हो सकता है। हम इसकी व्यक्तिपरक व्याख्या की नहीं, बल्कि इसकी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की बात कर रहे हैं। और हम 90% सत्य या 99% सत्य की बात नहीं कर रहे हैं। यह या तो सत्य है या सत्य नहीं है। यदि हम तर्क, द्वैत, सत्य और असत्य, प्रारंभ और अंत, कारण और परिणाम को मान लें, तो हम एक चीज के बारे में निश्चित हो सकते हैं। एक ही सत्य, एक ही प्रारंभ, एक ही कारण होना चाहिए। एक से अधिक प्रारंभ नहीं हो सकते, अन्यथा यह प्रारंभ नहीं होगा, उसके पीछे कुछ और होगा। यदि तर्क को आधार माना जाए तो फिर मनोविज्ञान का सत्य, भौतिकी का सत्य, गणित का सत्य, बौद्ध धर्म का सत्य, ये सभी सैद्धांतिक रूप से एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। यह कथन तर्क की धारणा पर आधारित है। तर्क, जो भाषा और किसी भी विचार प्रणाली का आधार है, जो बात करने, चर्चा करने और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। यह कोई व्यक्तिगत उत्तर नहीं, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ उत्तर है। यदि न कोई अतीत है, न कोई भविष्य, यदि न कुछ पाने को है, न कुछ खोने को, यदि केवल वही है जो अभी है, तो तुम कैसे होगे? क्या तुम तनावग्रस्त, गैर निर्णयात्मक, घृणास्पद, शोरगुल वाले, रक्षात्मक, चिंताग्रस्त रहोगे, या फिर कोमल, सहज, अवलोकनशील, प्रेमपूर्ण, शांत, खुले और स्थिर रहोगे? अब भले ही हमने इसे पूरी तरह महसूस न किया हो, क्या हमारे दिन, हमारे जीवन में ऐसे क्षण नहीं आते जब हम बिना किसी प्रयास के बस वही होते हैं जो अभी हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि यह सब, ये बौद्धिक शब्द, अमूर्त विचार, किताबें क्या वास्तव में महत्वपूर्ण हैं? जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता हूं जिसकी पूरी जिंदगी बस कमाने और घर पैसे भेजने में बीत रही है, तो यह सब इतना निरर्थक लगता है। समझते हो? मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, और यह कुछ हद तक सही भी है। यह तब और अधिक प्रासंगिक लगता है जब कुछ लोग वीआईपी कमरों में बैठकर यह तय कर रहे होते हैं कि किसी आम आदमी को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह स्थिति पहली बार में आई ही क्यों, जहां एक व्यक्ति के पास प्रश्न पूछने का समय तक नहीं है और दूसरा व्यक्ति केवल बौद्धिक विचारों में ही लिप्त है? इसका मूल कारण एक ही है, सीमित संसाधन और सीमित पहुंच। ऐसे में किसी भी धारणा को बिना प्रश्न किए स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे उस व्यक्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह किसी के लिए कुछ भी नहीं बदल सकता,
या फिर यह संपूर्ण मानव चेतना को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इन सब पर विचार करना किसी तरह से श्रेष्ठ है? और जो लोग इन प्रश्नों पर समय नहीं लगाते वे हीन हैं। श्रेष्ठ और हीन जैसी कोई चीज नहीं है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। यह अजीब और दिलचस्प है कि कुछ लोग मंगल ग्रह तक पहुंचने, सबसे जटिल बीमारियों का इलाज खोजने, नई कलाएं बनाने और नई शासन प्रणालियां विकसित करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कोई खेतों में भोजन उगा रहा है, फैक्ट्री में मशीन के कलपुर्जे बना रहा है, या फिर सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। यदि इसे खुले दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर भी हमारे समाज में सोचने और नए खोजने को अधिक महत्व दिया जाता है, और इसी पदानुक्रमित हायरार्किकल दृष्टिकोण के कारण अधिकतर लोगों के मन में एक भ्रम बना हुआ है। इसलिए इस भ्रम को उसी तरीके से तोड़ना जरूरी है जैसे यह बना है। जब गणित, तर्क, विज्ञान, प्रयोग और विचारों की मॉड्यूलर संरचना हमारे समय में स्वीकार्य तरीका है, तो किसी भी विचार प्रणाली को जांचने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे खुद पर लागू करके देखा जाए कि उसमें कोई विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। क्या यह कहना कि यह एक मृगमरीचिका, मिराज है, खुद ही निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं है? वास्तव में भ्रम क्या है और सच्चाई क्या है? क्या यह सब बस विचारों का खेल नहीं है? सामग्री, सब्सटेंस वास्तविक है, लेकिन अर्थ एक भ्रम है। इससे गहराई में जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम शब्दों के जाल में उलझ सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वास्तविक केवल जो है वही है। इसमें अतीत शामिल नहीं होता क्योंकि वह केवल स्मृति है, और भविष्य भी नहीं क्योंकि वह केवल एक कल्पना है। अब जो है उसमें कोई अनुभव होता है, वह अनुभव बिना किसी अर्थ के वास्तविक होता है। यदि कोई पहाड़ देखता है तो वह पहाड़ बिना पहाड़ की अवधारणा के वास्तविक होता है। यह उदाहरण पूरी तरह सटीक नहीं है, इसे शाब्दिक रूप में मत लो। यह केवल यह दिखाने के लिए है कि सामग्री और अर्थ में क्या अंतर है। तो प्रेम क्या है? क्या वह वास्तविक है? प्रेम वह है जब यह मायने नहीं रखता कि क्या वास्तविक है, जब मन की सीमाएं हट जाती हैं और अनंत असीमित हो जाता है, जब व्यक्ति अपनी सीमित पहचानें हटा देता है, तब सब कुछ वही हो जाता है। प्रेम वह है जिसे बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह वह नहीं जिसे खोजकर पाया जा सके, यह स्वयं आता है। यह सशर्त नहीं होता, न ही किसी दिशा में बंधा होता है। जैसे सूर्य जलता है प्रकाश देने के लिए, वह बिना किसी शर्त के प्रकाश देता है कि उसे कौन प्राप्त करेगा। प्रेम वह है जो एक मनुष्य हो सकता है। तो क्या कोई वास्तव में बिना शर्त प्रेम कर सकता है? इसका मतलब तो यह भी हुआ कि हमें उन लोगों से भी प्रेम करना होगा जिन्होंने भयानक अपराध किए हैं। हमने यहां एक बहुत ही संवेदनशील विषय को छू लिया है, नैतिकता, सही और गलत, अपराध और न्याय का क्षेत्र। पहले हमें इसका मूल समझना होगा। अपराध और उसकी गंभीरता सही और गलत के नैतिक नियमों, मॉरल कोड पर आधारित होती है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि सही और गलत का आधार क्या है। क्या सही और गलत इरादों में होते हैं या कार्यों में? हत्या को गलत माना जाता है, लेकिन आत्मरक्षा में हत्या पुलिस या न्यायिक व्यवस्था द्वारा की गई हत्या स्वीकार्य होती है। यहां तक कि आत्महत्याएं, भूखमरी और गरीबी से होने वाली मौतें, फैक्ट्रियों से फैलने वाली बीमारियों से हुई मौतें, युद्धों में मारे गए लोग, धर्म के नाम पर की गई हत्याएं, इतनी सारी हत्याएं समाज में स्वीकार की जाती हैं, बल्कि कई बार तो इन्हें आवश्यक माना जाता है।
और वही लोग जो कहते हैं कि हत्या गलत है, वे खुद कई बार इसे उचित ठहराते हैं। इस नजरिए से देखो तो शायद सही और गलत कार्य में नहीं बल्कि इरादे में होते हैं। लेकिन क्या तुम इस पूरे सही और गलत की अवधारणा की समस्या को समझ रहे हो? इरादे तो बहुत अस्थिर होते हैं। यह जानना लगभग असंभव है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनी स्वतंत्र सोच से सही मान रहा है या फिर समाज और परिस्थितियों द्वारा उस पर विचार थोपे गए हैं। असल में किसी न किसी रूप में हम सभी अपने वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन से ब्रेन वॉश होकर कोई अपराध कर बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और पहलू है अज्ञानता का। कोई मजदूर जो बंदूक की फैक्ट्री में काम कर रहा है और वही बंदूकें नरसंहार में इस्तेमाल होती हैं, या फिर एक इंजीनियर जो उस समय की अधूरी जानकारी के आधार पर एक पुल बनाता है और वह पुल गिर जाता है। क्या तुम देख रहे हो कि सही गलत का यह आईना कितना धुंधला हो जाता है? मुझे लगता है कि तुम जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हो वह सही गलत की धारणा को लागू करने की असंभवता है। लेकिन इस मूलभूत अवधारणा का क्या? ऐसा लगता है कि यह मन की द्वैतता, ड्युअलिटी का ही एक और रूप है। वांछनीय, डिजायरेबल, और अवांछनीय, नॉट डिजायरेबल। जब किसी इरादे को सामूहिक रूप से अवांछनीय माना जाता है तो धीरे धीरे वह कठोर नैतिक मानदंडों में बदल जाता है, जिसे हम सही गलत के रूप में देखने लगते हैं। जो अपराधी आज कठोर, आत्मकेंद्रित, हिंसक या कट्टरपंथी बन गया है, वह कभी मासूम बच्चा था, ठीक वैसे ही जैसे वह जज जो उस पर फैसला सुना रहा है, वह वकील जो उसके लिए या उसके खिलाफ खड़ा है, वह लेखक जो इसे लिख रहा है, और वह पाठक जो इसे पढ़ रहा है। कौन हूं मैं जो यह तय करूं कि उस बच्चे को इस स्थिति में लाने वाला अपराध किसका है? क्या वह उसकी गलती थी या हमारी? एक ऐसा बच्चा जो कभी असीम प्रेम से भरा हुआ था, बड़ा होकर प्रेम से भागने वाला, प्रेम से घृणा करने वाला क्यों बन जाता है? क्या हमें इसे गहराई से नहीं देखना चाहिए? क्या हमें इसमें कहीं ना कहीं शक और अपराध बोध महसूस नहीं होना चाहिए? समस्या बहुत गहरी है। इसे सही गलत के सुंदर लेकिन सतही आवरण में लपेटने से यह समाप्त नहीं होगी। क्या हम इस पर सिर्फ तब सोचेंगे जब हम खुद इसके भुक्तभोगी बनेंगे? जीवन कहां है? क्या यह 9 से 5 तक मेहनत से काम करने में है? क्या यह रैप, सूफी, पॉप सुनने में है? क्या यह आध्यात्मिक संस्थानों में प्रवेश लेने में है? या यह असली या नकली समस्याओं को लगातार सुलझाने में है? मैं का एक घड़ा है, खाली लेकिन खालीपन से भरा हुआ। बस मैं का घड़ा, मैं की चेतना का घड़ा। लोग आते हैं और इसमें जो कुछ डाल सकते हैं डाल देते हैं। दयालु व्यक्ति दयालुता डालता है, कठोर व्यक्ति कठोरता डालता है। क्या घड़े के अंदर की चीज मेरी है? घड़े के अलावा सच में मेरा क्या है? घड़े की कहानियां, मैं के खालीपन की कहानियां, यह कहने की कहानी कि सब कुछ बस एक कहानी है। कहानी जो किसी उत्तर की तलाश में है। एक कहानी के अंदर यह एक खाली घड़ा था और यह एक खाली घड़ा है। जीवन कहां है? क्या यह शब्द जीवन है या लिखने वाला जीवन है? क्या पढ़ने वाला जीवन है या जो पढ़ा जा रहा है उसका अर्थ जीवन है? तुम क्या सोचते हो, जीवन कहां है? यदि कोई अपने को घड़े की कहानियों से पहचानता है तो वह पूरे घड़े को नहीं देख पाएगा। शेष अवस्था, डिफॉल्ट अवस्था, जागरूकता का बिना किसी बंधन के फैला रहना है। तनाव की अवस्था, उस जागरूकता, उस ध्यान को एक बहुत संकरे क्षेत्र में समेटने और संकुचित करने की अवस्था है। अब उन कहानियों से स्वयं को जोड़ने, बांधने की प्रक्रिया, यह तो होगी, यह स्वाभाविक है। जब शुरुआत से ही कोई नाम, लिंग, रंग, जातीयता,
और इन सभी सीमित संकीर्ण पहचानों से पहचान करना सिखाया गया हो। भले ही कोई इस घुटन को महसूस करे, क्योंकि इसका विकल्प खालीपन है, छोड़ देना है, तो इसे असंभव कार्य ही महसूस किया जाता है। छोड़ देना खुद के एक हिस्से को काटने जैसा महसूस होगा। ज्यादा को महत्व दिया जाता है, कम से डर लगता है। कुछ भी मायने नहीं रखता, कम ज्यादा है और ज्यादा कम है। तुम्हारे हिसाब से अंधकार क्या होगा या कष्ट का अंतिम रूप? वाह, तुम्हें ये सवाल कहां से मिलते हैं? इसका बहुत कुछ कल्पना और अनुमान से आता है। चलो देखते हैं कि क्या हम इसमें कोई तार्किक कड़ी बना सकते हैं। अंधकार तब होता है जब सत्य मर चुका होता है और कोई विश्वास नहीं बचता, जब सब कुछ डर के कारण कसकर बंद कर दिया जाता है। यह विचारों के पक्षाघात का क्षण होता है, उनकी गति का संपूर्ण रुक जाना। कोई अपनी आंखें बंद कर लेगा, अपने कान बंद कर लेगा और खुद को अंधेरे कमरों में कैद कर लेगा। अब कोई सोचेगा कि कोई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि मन में बस डर के अलावा और कुछ नहीं होगा। अंधकार कोई एलियन का हमला नहीं है, न ही कोई रोबोट्स का कब्जा। यह तब होता है जब चलने की गति थम जाती है। इच्छाएं उसे आगे बढ़ने को कहेंगी, ऊर्जा दी जाएगी, लेकिन डर उसे जकड़ लेगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। और यह सब कोई खुद ही अपने साथ करता है, इसलिए यह शून्यता में एक परिपूर्ण जाल होगा। किसी गंभीर अवसाद या चिंता से ग्रस्त व्यक्ति से पूछो, तब एहसास होगा कि असली पीड़ा भीतर होती है। यह मृत्यु नहीं, बल्कि इतना भय है कि आत्महत्या भी कोई विकल्प नहीं रह जाता। तुमने इसकी झलकें महसूस की हैं, जब डर के कारण तुम बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। अब इसे संपूर्ण निष्क्रियता पर लागू करो और समझो कि क्रिया का मूल विचार होता है। इच्छा गति और क्रिया का विचार है और भय बाधाओं व निष्क्रियता का। अब सोचो, एक मन इन दोनों को एक साथ कर रहा हो। यह पूर्ण ठहराव होगा, लेकिन अनंत प्रयास, और यही शांति का विपरीत है। मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। अगर कोई अपनी आंखें खोले तो यह पहले से ही हो रहा है। हम फिर से शून्य पर आ गए हैं, यह बार बार दोहराता है। हास्यास्पद है कि लिखते जाओ और फिर उसी निष्कर्ष पर आओ कि यह सब मूर्खता है। यह वैसा ही है जैसे कोई विचार जो बिना अर्थ के रह नहीं सकता, फिर भी जानता है कि उसका अर्थ काल्पनिक है। यह एक गतिरोध है। क्या किया जाए जब हम दोनों पक्षों पर खेल रहे हों और गतिरोध पर पहुंच जाएं? यह सब मनोरंजन ही है। पूरा जीवन एक बोनस मनोरंजन है। यह है तो बस है। जब यह नहीं होता तो बस नहीं होता। अगर यह सब मूर्खता और निरर्थक है और हमें कम से कम एक विकल्प चुनना ही है, तो मुझे लगता है कि यह ठीक है। हम वह मूर्खता चुनते हैं जो स्वाभाविक रूप से आती है, और एक तरह से यह सब लिखना हमारे लिए एक प्राकृतिक प्रवाह है। स्वाभाविक मूर्खता, हाँ। लेकिन जब संगठित मूर्खता की बात आती है तो लोग तभी नाराज होते हैं जब इसे हल्के में लिया जाए। गंभीरता का मुखौटा चाहे नकली ही क्यों न हो, बस वही स्वीकार्य होता है। यह अर्थ निर्धारित करने की खोज कि यह सब निरर्थक कैसे हो सकता है, इसी ने इस मूर्खतापूर्ण नाटक को जन्म दिया है। काश कोई इसे छोड़ पाता। जब तक जीवन क्या है इसका अज्ञान बना रहेगा या अर्थ को समझा नहीं जाएगा, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। अगर जीवन को एक खेल की तरह देखा जाए तो इसे बिना गंभीर हुए भी खेला जा सकता है। जब हारने वाला उतना ही आनंद ले जितना जीतने वाला। दौड़ शुरू होती है, संघर्ष पैदा होता है। जब जीत ख्वाब हार के खेल में हर कोई विजेता बनना चाहता है। हम जानते हैं अगर खेल है तो कोई ना कोई हारेगा ही, तो पूरा ध्यान मैं पर आ जाता है। यहां तक कि नकली नैतिकता का जाल बुनकर यह दिखाने की कोशिश की जाती है
कि हर कोई विजेता बन सकता है, लेकिन बस विजेता का विचार ही हारे हुए को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसके बारे में नहीं सोचा। प्रणालियां प्रस्तावित और लागू की गईं, लेकिन हर प्रणाली असफल हो जाती है क्योंकि वह प्रेम पर आधारित नहीं होती, बल्कि मन द्वारा गढ़ी गई किसी नैतिकता की अवधारणा पर टिकी होती है। मूल रूप से अगर प्रेम हो तो किसी प्रणाली की जरूरत ही नहीं होगी, और यही एकमात्र समाधान है। लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए जो अर्थ पैदा करे, और इसी तरह यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। जब प्रश्न को मन के नियंत्रण के रूप में नहीं, बल्कि मन की समझ के रूप में देखा जाता है, तो किसी भी विचार या व्यवहार को समझने का अगला कदम इसे संपूर्ण रूप में देखना होता है, शुरुआत से अंत तक। विचार किससे उत्पन्न होता है और वह कैसे अमूर्त से मूर्त में बदलता है, इसे निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर यह पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्यों मैं इसे साझा नहीं कर सकता? मैं शब्दों के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि इसे शब्दों में बदलने में ही कितना कुछ खो जाता है। तुम कौन होते हो किसी को कुछ देने वाले? यह तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं जिसे तुम बांट सको, और यह मूल्य का अनुमान लगाना, यह सब सिर्फ मन की कोशिश है किसी निरर्थक चीज को अर्थ देने की। तुम सही कह रहे हो। आखिर में यह बस जीने की ही बात है। सूरज के लिए सूरज होना और आग के लिए आग होना, कोई इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करे या किसी का घर जलाने के लिए, यह आग के हाथ में नहीं होता। ऐसे ही क्षणों में मैं प्रेम की तीव्रता और स्पष्टता को महसूस करता हूं। वह प्रेम जो स्वयं का बलिदान नहीं, बल्कि स्वयं होना है। अगले का प्रश्न, भविष्य और वर्तमान का अभाव, प्रवृत्ति होती है खुले सिरों को बंद करने की। लेकिन सच्चाई यह है कि खुले सिरे कभी पूरी तरह बंद नहीं हो सकते। समय की अवधारणा से परे जाकर देखें तो यह बस विचारों में तनाव है। जो है वह निश्चित है, लेकिन जो हो सकता है वह मात्र एक मानसिक कल्पना है। तो अंततः यह सब उस क्षण में जीवन के तनाव पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से जीवन को इस तरह भी देखा जा सकता है, जितना अधिक प्रयास किया जाए उतना अधिक जीवन है, जितना अधिक अनुभवों का डेटा इकट्ठा किया जाए उतना अधिक जीवन है, जितना अधिक भावनाएं महसूस की जाए उतना अधिक जीवन है। यदि जीवन को गति के रूप में देखा जाए तो यह सत्य प्रतीत होता है। समस्या बस गति के चक्रों में होने की है। अब सवाल यह है कि यह गति वास्तव में गति है भी या नहीं। हाँ, ऐसी जगह आ गए जहां न इनकार कर सकते हैं न स्वीकार। चक्रों में गति भी गति ही है, लेकिन यदि इसे समय की अवधारणा से देखें तो यह स्थिर लगेगा। जैसे यह लेखन एक गति जो सितारों तक जाती है, फिर भी हमेशा उसी स्थान पर लौट आती है कि यह सब केवल मन का मनोरंजन है। ये शब्द तो बस विचार हैं, जिन्हें कागज, कलम, भाषा और यादों तक पहुंच का साधन मिल गया है। फिर यह नाचने लगते हैं एक बच्चे की तरह, कभी इधर कभी उधर। कभी किसी राह पर गहराई तक चले जाते हैं, कभी बस इधर उधर कूदते हैं। कभी रास्ता सीढ़ियों जैसा सीधा होता है तो कभी पहाड़ चढ़ने जैसा बेकाबू और अनिश्चित। लेकिन अंत में यह सब सिर्फ एक कहानी है। रास्ते, दूरी, गहराई, ये सब अलग अलग खेल हैं। कुछ चल रहा है, फिर भी उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे कोई शतरंज, पबजी या क्रिकेट खेलता है। उन खेलों की सभी अवधारणाएं काल्पनिक हैं, फिर भी कोई अनाम चीज इन कहानियों और परिस्थितियों के बीच से बहती रहती है। यह जो भी है, जो लगातार गतिशील है, एक रहस्य।
किसी नदी के किनारे लेट जाओ, किसी पुराने पेड़ के नीचे, देखो छायाओं को हिलते हुए, सुनो दिल की धड़कन, महसूस करो हवा को जो तुम्हें धो रही है, देखो चहचहाते पंछियों को और भूल जाओ कि दुनिया कहीं और भी है। यही सब कुछ है, आखिरी, पहला और एकमात्र क्षण जो तुम्हारे पास है, रोमांटिक और वास्तविक दोनों ही रूपों में। अर्थ को बहुत अधिक महत्व देना स्वयं को जीने में कठिन बना देता है। संकीर्ण नैतिकता, ऊंचाई का अहंकार यह गणना करना आसान बना देता है कि जीवन अधिक या कम हो सकता है, लेकिन जीवन जीवन ही है। कोई अधिक नहीं जीता, कोई कम नहीं जीता, बस जीवन है जब तक यह है। अब कहां चलें? अंतहीन चक्रों की ओर। यदि कोई दृष्टिकोण न हो तो कोई चक्र भी नहीं, लेकिन फिर तनाव होगा। ब्ला ब्ला ब्ला। आओ एक कहानी लिखते हैं, एक इंसान की कहानी। वह जन्मा, उसे एक रूप मिला और उस रूप के साथ जुड़े हर प्रकार के भेद। और जब यह भेद अहंकार, अभिमान और निर्णय की दृष्टि से देखा गया तो वह भेदभाव बन गया। तो उसे भेदभाव मिला। वह भेदभाव उसकी विरासत थी। यह विरासत उसे मिली क्योंकि जब भेदभाव उसके पक्ष में था तो उसने इसका आनंद लिया, और जब यह उसके विरुद्ध था तो उसने इसकी आलोचना की। तो उसने कुछ पाया। जब वह करोड़पति, ऊंची जाति, सफेद चमड़ी के रूप में जन्मा और जो कुछ भी अच्छाई के रूप में देखा जाता है, जिसे वांछनीय माना जाता है, तो उसने इसे स्वीकृत मान लिया और कभी इसे सवाल नहीं किया। वही चेतना फिर गरीब, नीची जाति, काले रंग के रूप में जन्मी और फिर उसने इसे, जो विरासत में मिला था, सवाल किया। दोनों ही मामलों में कुछ भी अवांछनीय नहीं है और दोनों ही रूपों में यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। फिर भी जैसे ही यह रूप आता है, यह केवल दुनिया को सही और गलत के रूप में देखता है। उसने कभी खुशी के समय को नहीं सवाल किया, जो मुफ्त था लेकिन खुशी के साथ था। वह कभी सवाल नहीं किया गया। यह हमेशा पक्षपाती रहा है। जैसे जीवन मुफ्त है, जीते रहना वांछनीय है, लेकिन जीवन के साथ मृत्यु भी आती है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। मृत्यु और जीवन दोनों को पास और समान दूरी पर रखें और यह सभी भेदभाव को धो डालेगा। चेतना में केवल निर्णय नहीं होते, इसमें प्रेम भी होता है, लेकिन वह केवल वही सराह सकता है जो खरीदी जाती है। उसे बार बार सही और गलत के बारे में बताया गया है। क्या वह छोड़ देगा? न सिर्फ जो असहजता लाता है, बल्कि जो आरामदायक होता है उसे भी छोड़ पाएगा। वह खुद ही उत्पीड़क और पीड़ित है। वह खुद ही शिकार और अपराधी है। वह कांच को आधा भरा या आधा खाली देखता है। क्या वह सिर्फ कांच को देख पाएगा? फिर क्या हुआ? यह कहानी फिर से चक्रों जैसी लगती है। हाँ, देखो, एक कहानी हमेशा एक समय की बात है से शुरू होती है और निष्कर्ष एक नैतिकता के साथ समाप्त होती है। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक इंसान का जन्म हुआ। जैसे ही उसका जन्म हुआ, समय शुरू हुआ। इंसान का जन्म होना मतलब इंसान होना, यही शुरू हुआ। यह एक कहानी है जो तब शुरू हुई जब कहानीकार ने इसे शुरू किया, दोनों एक ही समय पर। फिर वही बौद्धिक लगने वाले पहेलियां। आओ हम एक कहानी सुनाते हैं, जैसे तुम बच्चे को सुना रहे हो। हाँ, मुझे लगता है बच्चा तुम्हारी तरह नहीं सोचेगा। यह तुम्हारे अंदर की जटिलता है जो कहानी को तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक वह तुम्हारे तरीके से न बताई जाए। ठीक है, चलो फिर, जैसे तुम चाहो वैसे ही इसे बताओ। जीवन, इंसान, मृत्यु, यह मैं कैसे कहूं? मुझे ऐसा लगता है जैसे बातचीत करनी चाहिए,
लेकिन शब्द और कागज ही हमारे पास अब हैं। बातचीत एकतरफा लेखन से कहीं ज्यादा खुली हो सकती है। क्यों कोई उलझन में महसूस करता है? क्यों दिल इतना भारी लगता है? जितना अधिक कोई मालिकाना हक जमाता है, नियंत्रण करने की कोशिश करता है, उतना ही कम स्थान रहेगा चलने के लिए या चलने के तरीके। यही तो लगाव है। जब कोई अपनी पहचान को पैसे, किसी भी प्रकार के अर्थ या मूल्य से जोड़ लेता है, तो यह एक न खत्म होने वाला प्रयास बन जाता है कि वह उन सभी बाधाओं के साथ आगे बढ़े जो लगाव लाते हैं। यह इससे भी गहरा जाता है, लेकिन हम यहीं से शुरू करते हैं, इस अवलोकन से कि वास्तव में क्या हो रहा है। जैसे स्वीकृत मानव प्रणाली कर्फ्यू लगाती है, लेकिन इच्छाएं इसे किसी और दिशा में ले जाना चाहती हैं और मृत्यु का भय इसे दूसरी दिशा में खींचता है। यह तनाव पैदा करेगा, उसे खींचेगा जो इससे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कोई उलझन महसूस करता है और दिल भारी लगता है। यह अनुभव को उन तरीकों और अवधारणाओं में समझने का एक प्रयास है जो व्यापक रूप से स्वीकृत हैं। शायद इसे किसी और दृष्टिकोण से बेहतर समझाया या समझा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इस सरल मॉडल से काम करते हैं। तुमने मैं को भावनाओं और रिश्तों से अलग दिखाया है, क्या वे मैं ही नहीं हैं? यह जानना संभव नहीं है कि मैं वास्तव में कहां तक फैला है और लगाव कहां से शुरू होते हैं। इसे ऐसे देखा जा सकता है, जो महसूस किया जाता है, जो देखा जाता है, वह सी है, जहां लगाव अलग नहीं बल्कि एक ही इकाई की तरह महसूस होते हैं। क्या वे वास्तव में अविभाज्य भाग हैं? ये केवल उन्हें एक एक करके हटाने और देखने से जाना जा सकता है। प्रेम का स्थान, वह स्थान जहां कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है, जो मृत्यु से नहीं रुकता, जो समय से नहीं रुकता, वह जो हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, वह जो नया नहीं है, वह जो लगाव नहीं है, वह जो प्रकाश और अंधकार दोनों है, वह जो मैं और तुम दोनों हैं, वह जो एक नन्ही चिड़िया है और वह जो हल्की सी डरी हुई गाय है, वह जो बहता हुआ पानी है और वह जो बादल हैं, यह सब कुछ तुम में है। मैं भी तुम में हूं और तुम मुझ में हो। यह खालीपन में पूर्णता है, यह संभव है, यह यहां है और हर जगह है। अगर कुछ संभव है तो इसे कैसे संप्रेषित किया जाए? मान लो यह अस्तित्व का एक नया आयाम है। अपने आप में यह नया नहीं हो सकता, क्योंकि नवीनता केवल तुलना में ही होती है। फिर भी यह अपने आप में नया सा महसूस होता है। यह एक खोज है। एक प्रश्न की वास्तविक गहराई ही उसका पूर्ण रूप से उत्तर होती है। कोई भी नया या पुराना दूसरों के सापेक्ष नहीं जान सकता। कोई अनुभव किसी एक सामान्य शब्द से चिह्नित नहीं किया जा सकता। संवाद में एक अजीब सा आयाम होता है, जो यह मानता है कि किसी शब्द को कहने वाले और सुनने वाले दोनों का उसके अनुभव से संपूर्ण परिचय है। यह बस जीना है बिना यह पूछे कि क्यों। यहां तक कि संवाद की पुनरावृत्ति को भी संप्रेषित करना पड़ता है। यह कभी खत्म नहीं होता। प्रिय, तुम इसे भविष्य में फिर से पढ़ोगे, क्योंकि नदी का स्वभाव बहना है और जो चक्र में बह सकता है वह फिर से उसी स्थान पर लौटने के लिए बाध्य है। शब्दों में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। बस एक संकेत है, पर्यवेक्षक को देखो। केवल तुम ही स्वयं को और अपनी दुनिया को जान सकते हो, इसलिए जो कुछ भी तुम्हें बताया गया है उसे हटा दो, और भले ही कोई निश्चित दिशा न दी गई हो, तुम स्वयं इसे समझ जाओगे। शब्दों में जो चर्चा की जा सकती है वह तर्क है, और तर्क की सामान्यता को मानकर हम शब्दों की दुनिया में एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अंततः सब कुछ भेद करने की क्षमता पर आकर टिकेगा। यही वह आधार है जिस पर मैं स्वयं को बाकी सबसे अलग करता है। भेदभाव, जो अलग करने की क्षमता है,
जैसे दृश्य में जो बादल को आकाश से अलग करता है, जो लाल रंग के विभिन्न शेड्स को अलग करता है, ध्वनि में जो बजते हुए वाद्य यंत्रों को अलग करता है, यह सब जो स्थूल रूप में इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, वह वास्तव में मन की एक मौलिक विशेषता है। इंद्रियां तो बस उसके निष्पादन के माध्यम हैं। एक और शब्द जो सभी संघर्षों का मूल है, वह है भेदभाव। जब भेद को इच्छा के पक्षपाती दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो वह भेदभाव बन जाता है। भेद चीजों को दो हिस्सों में बांटता है, जैसे काला और सफेद, अग्रभूमि और पृष्ठभूमि, मैं और दुनिया, बायां और दायां, पुरुष और स्त्री। और भेदभाव तब होता है जब सफेद को बेहतर या श्रेष्ठ माना जाता है, जब मैं को प्राथमिकता दी जाती है, जब दाएं को वरीयता दी जाती है, जब पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। यह वरीयता एक पदानुक्रम बनाती है जो अंततः संघर्ष का कारण बनती है। इसे भेद और भेदभाव के रूप में देखना भी चीजों को समझने का एक तरीका है। यहां या कहीं और जो कुछ भी लिखा गया है, वह केवल एक गहरी समझ पैदा करने में मदद कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन वह समझ केवल बौद्धिक बहसों से अधिक होगी या सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने का एक साधन बनी रहेगी, यह सब तुम पर निर्भर करता है। और सामान्य सोच के विपरीत इस समझ का वास्तविक अंत ज्ञान नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता का एहसास है। जितना अधिक कोई हमारे अस्तित्व की परतों को उलटता है, उतना ही अधिक वह उसमें निहित अर्थ की सतही प्रकृति को समझेगा। यहां जो कुछ भी लिखा गया है, वह सब मूर्खता है। यह हमारे समय की सामान्य सोच के दृष्टिकोण से लिखा गया है। यह ऐसा है जैसे 1 और 1 2 को हमारे समय की एक सामान्य नींव के रूप में स्वीकार किया गया है, और मैं उसी आधार का उपयोग उन चीजों पर प्रश्न उठाने के लिए करता हूं जो मेल नहीं खाती, यह पूछने के लिए कि क्या जोड़ना कभी इतना बड़ा हो सकता है कि हमें भर सके। बाहर से कुछ भी दिया नहीं जा सकता। पढ़कर तुमने स्वयं को बदलने की अनुमति दी है, यही खुलापन है। लेकिन सब कुछ तुम ही हो, और जो भी परिवर्तन हो सकता है वह भी तुम ही हो। इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। यदि हम वास्तव में इसे समझ लें, तो जीवन इतना आसान, इतना अधिक प्रेमपूर्ण हो जाएगा। मैं यह कैसे समझाऊं कि तुम्हारे पास केवल अभी ही है। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्मृति के आयाम का उपयोग करके अतीत या भविष्य की कल्पना करना ठीक है, लेकिन यह सब उसी पर केंद्रित है जो उसे प्रक्षेपित कर रहा है। इसे मत भूलो। सुनो, तुम वहां हो, मैं हमेशा यहां हूं, मैं तुम ही हूं। हा। मानव चेतना केवल मानव जगत के प्रति सचेत है। चेतना ही स्वयं में संसार है। सोचो, अंततः मानव केवल वही महसूस कर सकता है, वही समझ सकता है जो उसकी क्षमताओं के भीतर आता है। जैसे देखने की क्रिया, यदि यह सब केवल प्रकाश के प्रति संवेदनशील कुछ हिस्से तक सीमित है, तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी देखा जा सकता है वह केवल प्रकाश है। मुझे कुछ समझ आ रहा है। यदि हम संकेत को उसके अर्थ से अलग कर दें, तो जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वह केवल मूल संकेत होता है। लेकिन हम जा कहां रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पहले लिखा गया सब कुछ। मुझे यह पसंद है। जब विचार बिना किसी उद्देश्य के चलता है, तो यह स्वतंत्रता है। इसमें कम प्रयास लगता है और यह अधिक शांतिपूर्ण होता है। कवि वाला मैं, हाँ, जहां हवा ले जाए वहीं जाना, जंगल में भटकना,
जिज्ञासा और शांति के साथ जहां मन करे वहां बैठ जाना, जब मन करे तब चल देना, न बात करने की कोई बाध्यता, न चुप रहने की। यही तो सब कुछ है। जब कोई यह महसूस कर ले कि हंसना भी एक प्रयास है, ठीक वैसे ही जैसे रोना। जब कोई स्वाभाविक रूप से दोनों से अलग हो जाता है और शांति आ जाती है, नारियल के पेड़ की शांति जो बस स्वयं होना चाहता है। अब अगर हवा उसे गिरा दे, कोई मानव या पक्षी उसका उपयोग करे, तो उसे इसकी चिंता नहीं होती। यह एक खूबसूरत जगह है। कोई तूफान के बीच भी शांति महसूस कर सकता है। दूसरी ओर मुझे लगता है कि ईमानदारी हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ईमानदारी भले ही सत्य न हो, लेकिन अज्ञान की अवस्था में ईमानदारी और सत्य आपस में मिल जाते हैं। स्वयं को और दूसरों को सबसे गहराई और पवित्रता से स्वीकार करना ही ईमानदारी है। क्या ईमानदारी के बिना जीवन संभव है? क्या बिना ईमानदारी के प्रेम संभव है? सही कहा। अगर कोई खुद से झूठ बोल सकता है तो कोई भी सवाल कभी सुलझ नहीं सकता, क्योंकि जवाब को परखने या जानने का कोई तरीका नहीं रहेगा। वैसे भी जो भ्रष्ट है वह एक मृग तृष्णा है, एक भ्रम। वह उलझा हुआ है, बंटा हुआ है। विरोधाभास की गांठें उसे शांति नहीं देने देंगी। धीरे धीरे वे भ्रम में बांध लेंगी और फिर वही गांठें तनकर तनाव पैदा करेंगी। लेकिन ईमानदारी से जीना आसान नहीं है। बचपन से ही माता पिता जानबूझकर या अनजाने में बच्चों को नियंत्रित करने के लिए बेईमानी का सहारा लेते हैं। फिर स्कूल के शिक्षक भी पूरी तरह ईमानदार नहीं होते। जीवन का प्रारंभिक चरण ही पूरी तरह से हेरफेर पर टिका होता है। बाद में कॉलेज और नौकरी का दौर आता है, जहां सत्य नहीं बल्कि वही कहा जाता है जो कारगर हो, और हम अमूर्त सत्य को बेचकर क्षणिक भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। हम दोनों दिशाओं से खिंचे हुए हैं। पहले मैं को, एक अलग पहचान को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। अपना नाम, अपनी पहचान, अपना ब्रांड, सब कुछ गढ़ा जाता है और फिर उसी पहचान को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद को सबसे खास समझता था, वह मात्र एक संख्या बनकर रह जाता है। बस एक और वोट, बस एक और राय। यह विरोधाभास, यह दोहरापन भीतर एक तनाव पैदा करता है और इंसान को खुद में ही कैद कर देता है। इसके लिए एक इच्छा होनी चाहिए, ईमानदारी पर आधारित एक प्रयास जो वास्तव में बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की क्षमता रखे। अगर हम हर प्रयास को उसके परिणाम से तौलने लगें तो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। हर वह चीज जिसका मूल्य या लागत आंकी जा सकती है, वह पहले से ही जानी हुई है। एक नया अनुभव केवल खुली मानसिकता से ही खोजा जा सकता है। जो व्यक्ति पहले से ही जीवन के बारे में कोई तैयार जवाब स्वीकार कर चुका है कि जीवन क्या है, क्या हो सकता है या इसे कैसे जिया जाना चाहिए, उसके लिए यह सब व्यर्थ का प्रयास है। ईमानदारी का कोई अर्थ ही नहीं है अगर सवाल भीतर से न उठे। यह नशा, यह क्षणिक सुख, यह निरर्थक चक्रों में घूमना, यह सब केवल तभी उपयोगी ज्ञान बनता है जब यह आत्मविश्लेषण के बाद आता है, न कि केवल किसी किताब से पढ़कर या चर्चा से उठाकर। इंद्रियों के सुखों की लत किसी को सवाल उठाने नहीं देगी, और अगर सवाल उठे भी तो वह सिर्फ मानसिक संतोष के लिए होंगे, न कि सच में कुछ खोजने के लिए। यह सब बस एक चक्र में घूमता रहता है। जो वास्तव में खोज रहा है वह किसी भी हालत में पाएगा। फिर भी कर्म करना आवश्यक है, कहानी को आगे बढ़ाते रहना पड़ता है। वाह,
कितने जटिल शब्द और गहरी बातें। लेकिन इस सब में एक मुख्य बात यह भी है कि खुले संवाद का अभाव है। हर किसी को बताया जाता है, प्रभावित किया जाता है, बाध्य किया जाता है। कोई सच में साथ चलकर बात नहीं करता। देखो, अब मैं भी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। असल में मेरा मतलब था कि एक ऐसा स्थान हो जहां किसी भी चीज पर बिना किसी पक्षपात के खुलकर चर्चा की जा सके, चाहे वह ज्ञान हो, प्रश्न हो, अज्ञानता हो, अंतर या भेदभाव हो। और क्या यही सच्चा प्रेम नहीं है?